हेलो फ्रेंड्स, चलिए आइए बात करते हैं आपसे। आज हमारी चर्चा होगी, आप जानते हैं जैसा कि कंपनीज के बारे में, कंपनी क्या होती है। काफ़ी टाइम हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि कंपनी क्या होती है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, कंपनी चलती कैसे है, इसकी देखरेख कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज हमारी जो चर्चा होनी है वो इसी बिंदु पे होनी है कि कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, कंपनी को एडमिनिस्टर करता कौन है। तो इसके लिए हम लोग आज अपने पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। जो यहाँ पे चलिए ठीक है, कंपनीज एक्ट ही लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, कि कंपनीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, इस बात के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है, यानी कि हमारे देश में एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरऑल कंट्री को कंट्रोल करती है, जबकि छोटे छोटे पार्ट में पूरी कंट्री को डिवाइड करके और स्टेट को वाइज उसकी गवर्नेंस होती है। तो इसको फेडरल सिस्टम कहते हैं, संघीय व्यवस्था कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे राज्य हैं और इन छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के टोटल एक कंट्री बनती है, जिसको टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और हम बताएं आपको कि टोटल कुल मिलाकर के आज की डेट में, ये तो आपकी जनरल नॉलेज है, आई होप कि आपको पता होगा कि 28 या 9, चलिए 28 स्टेट्स अवेलेबल हैं आज की डेट में। भारत में कितने हैं? 28 राज्य हैं। पहले 29 हुआ करते थे, लेकिन आप जान रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 को हमारा आर्टिकल 370(35)A खत्म करके और हमारे स्टेट जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई। तो 29 से ये 28 स्टेट हो गए और यूनियन टेरिटरीज की संख्या जो थी वो 7 थी, अब बढ़ा करके 8 कर दी गई। चलिए, एक जनरल नॉलेज हमने आपको दे दी। अब आइए बात करते हैं। तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कौन सा, मैं एक पेज लेने जा रहा हूं और फिर मैं उस पर आपको थोड़ा कुछ समझाने की कोशिश करूंगा और फिर हम लोग दोबारा से आ जाएंगे अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सीजी, इसने इसके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसका आपने नाम सुना होगा, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये हमारी मिनिस्ट्री है जो कंपनीज को गवर्न करने से संबंधित कार्य करती है, उनकी गवर्नेंस का काम हमारी मिनिस्ट्री करती है। अब क्या, अच्छा, अगर आप कहीं नाम लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करती, वो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही काम करती है वहां पर। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम मेन होता है लॉ को फॉर्मुलेट करना, लॉ का फॉर्मुलेशन। क्लियर है? ये बात समझ में आई? मतलब कंपनी के गवर्नेंस से रिलेटेड लॉ बनाने का काम हमारी मिनिस्ट्री का है, ये मिनिस्ट्री हमारा काम करती है। लॉ कैसे बनता है वो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे कि पार्लियामेंट में किस तरह से लॉ जा करके वहां पे पास होता है, किस तरह से पार्लियामेंट के लोअर हाउस और अपर हाउस में चीजें होती हैं, वहां के बाद फिर प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, ये सब चीजें होती हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताऊं कि इसकी जिम्मेदारी हो गई, लेकिन उसकी क्रियान्वयन का मतलब होता है एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी भी तो होनी चाहिए। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करती है और कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला करके एक रीजन बनाया जाता है। पूरे इंडिया को इसमें कुछ स्टेट्स को लेकर के और यूनियन टेरिटरीज को लेकर के एक रीजन बनाया जाता है और इस तरह से एक एक रीजन के रीजनल डायरेक्टर होते हैं। कौन होते हैं? रीजनल डायरेक्टर होते हैं। कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला करके, चूंकि आप जानते हैं कि अभी हमारे पास 28 स्टेट हैं, तो कुछ स्टेट और हमारे यूनियन टेरिटरीज आप जान रहे हैं 8 अभी अवेलेबल हैं, तो उनको मिला करके एक रीजन, एक क्षेत्र बनाते हैं जिसका
कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? रीजनल डायरेक्टर के हाथ में रहता है। ओके, तो अब हमारी बात क्या हो रही थी सुनेंगे आप। तो एमसीए के बाद फिर कौन आ गया इसके नीचे काम करने वाला? रीजनल डायरेक्टर। अब ये अलग अलग रीजन में अलग अलग स्टेट्स को देखता है, और इसके अंदर जो आता है वो होता है आरओसी। कौन होता है? आरओसी। आरओसी कौन है? ये रीजनल डायरेक्टर है, और ये है हमारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो अब ये आरओसी एक आरडी के अंदर, एक रीजनल डायरेक्टर के अंदर कुछ आरओसी आते हैं, क्योंकि लगभग हर स्टेट में एक आरओसी होता है। कुछ स्टेट को छोड़ करके 2 स्टेट हैं जहां एक ही स्टेट में 2 आरओसी हैं। वो है आपका महाराष्ट्र और दूसरा है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये 2 स्टेट हैं जहां पे 2-2 आरओसी हैं विद इन अ स्टेट। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, ये 2 आरओसी हैं। और अगर बात करें तमिलनाडु की, तो यहां चेन्नई में और कोयम्बटूर में एक आरओसी हैं। तो ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पे इस तरह की सिचुएशन है। तो ये रही आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की। इस तरह से सिस्टमैटिक काम होते हैं। अच्छा, अब लॉ बनाने का, अच्छा रीजनल डायरेक्टर किसको कंट्रोल करता है? आरओसी को कंट्रोल करता है। तो ये लॉ को इंप्लीमेंट कराने का काम हो गया। लेकिन कभी कभी आपको देखने को मिलेगा मैं रीजनल डायरेक्टर के बारे में और आरओसी के बारे में काफी बातें और करूंगा, लेकिन एक मिनट मैं आपको कुछ और समझा दूं। तो हो सकता है लॉ के इंटरप्रिटेशन में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाएं, तो उन डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एनसीएलटी, कौन? एनसीएलटी पहले ये एक नॉन जुडिशरी बॉडी है। ये कौन है? एक नॉन जुडिशरी बॉडी है एनसीएलटी। इसके पहले एनसीएलटी की जगह पे कंपनी लॉ बोर्ड काम करता था, तो इसको हटा दिया गया है। 2016 से एनसीएलटी आपका इफेक्ट में आ गया है, और अब ये लॉ को इंटरप्रेट करने का काम करती है। मींस कोई डिस्प्यूट होता है लॉ से रिलेटेड, तो वहां पर एनसीएलटी वर्क करती है। सर ये एक नॉन जुडिशियल बॉडी है। हाँ, जैसे कंपनी लॉ बोर्ड था, उसी तरह से एनसीएलटी भी एक नॉन जुडिशियल बॉडी होती है। और नॉन जुडिशियल बॉडी का मतलब क्या होता है, जुडिशियरी और नॉन जुडिशियरी में फर्क क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जुडिशरी का काम होता है कि न्याय को या लॉ को इंटरप्रेट करना। साथ साथ अगर कोई, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, इसका बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन है, बट मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं कि अगर लॉ बना हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो दोनों का काम होता है, चाहे जुडिशरी हो या नॉन जुडिशरी हो, दोनों लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। बट अगर लॉ कहीं इनकंसिस्टेंट है, तो लॉस को सेट करने का काम होता है जुडिशरी का। जुडिशरी के पास ये पावर होती है कि वो लॉ को नए तरीके से सेट कर सकती है। बट अगर नॉन जुडिशरी है, क्या क्वैसी जुडिशरी, इसका मैं नाम रख देता हूं क्वैसी जुडिशरी, एक्चुअली वर्ड जो है वो क्वैसी है। तो क्वैसी जुडिशरी का काम होता है केवल लॉ के टर्म्स को इंटरप्रेट करना, वहां पे उसकी व्याख्या को करना, उसके फैक्ट्स को रखना, और इसके पास ये पावर नहीं होती कि वो लॉ को सेट कर सके। ठीक है, तो एनसीएलटी इज अ क्वैसी जुडिशरी बॉडी। वो केवल मदद करती है, वो एक कोर्ट की तरह ही, कोर्ट तो नहीं होती लेकिन कोर्ट के ही पावर इसके पास होते हैं, और वो एक्सरसाइज करके लॉ को इंटरप्रेट करके डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने का काम करती है, एक आर्बिट्रेटर की तरह से। ठीक है, तो ये रहे आपकी एक कहानी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब आइए जरा थोड़ा सा चलते हैं बैक, और फिर हम आएंगे, देखिए यहां पर और कुछ बातें और बताएंगे आपको। यहां पर क्या है, कंपनीज एक्ट 2013, ये तो आपको आइडिया है, एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से आप कंपेयर कर सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट ही बॉडी है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? एमसीए कुछ अपने पावर्स रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेट कर देती है। उसके पास ये सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो अपने पावर को डेलीगेट कर सकती है टू एनी अथॉरिटी और ऑफिसर, लेकिन जो रूल बनाने का पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि एमसीए के पास ही रहेगा। रूल जो होते हैं नोटिफाई किए जाते हैं, दैट विल ओनली लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो रूल और कोई नहीं बना सकता, किसी को पावर नहीं दी जा सकती रूल बनाने की। आपने जैसा कि देखा होगा कंपनीज रूल्स 2014, तो वो जो है वो केवल और केवल एमसीए बनाएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 458 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो ये जो पावर होती है वो केवल रूल बनाने की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, लेकिन ये डिलीगेशन वाली बाकी के पावर को डिलीगेट करने कुछ और पावर हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो डिलीगेट कर सकती है। और सेक्शन 458 ऑफ द कंपनीज एक्ट में ये लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस सेक्शन में पावर दिया जा रहा है कि अपनी पावर को कुछ हद तक चाहे तो किसी को डिलीगेट कर सकती है। और आपने कंपनीज एक्ट पढ़ते टाइम या आगे पढ़ेंगे आप, तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी ऐसी पावर हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीजनल डायरेक्टर को डिलीगेट कर दी हैं या उसके हाथ में सौंप दी हैं। अब आइए रीजनल डायरेक्टर की बात करते हैं। There are regional directors in various places who exercise control over the registrars। तो मेन काम जो होता है वो रीजनल डायरेक्टर का क्या होता है कि अलग अलग एरियाज के जो रजिस्ट्रार होते हैं उस रीजनल डायरेक्टर के ज्यूरिसडिक्शन में, रीजनल डायरेक्टर के ज्यूरिसडिक्शन में जो रजिस्ट्रार होते हैं उनको कंट्रोल करना, उनकी फंक्शनिंग को चेक करना, उनके ऊपर अपना पावर रखना। ठीक है, तो मेन काम आरडी का क्या हुआ? आरडी मतलब रीजनल डायरेक्टर, रजिस्ट्रार को कंट्रोल करना। क्लियर है? और मैं आपको रीजनल डायरेक्टर के बारे में थोड़ी सी कहानी बताऊं। आइए जरा ध्यान से देखेंगे आप। इंडिया में पूरे ऑल ओवर इंडिया को, मैं यहां पे इंडिया का एक छोटा सा फिगर बनाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा ईस्ट है, जो मैंने आपको रीजनल डायरेक्टर की कहानी बताई उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि इंडिया को किस तरह से देखा गया है। आइए, तो 7 हम रीजन में डिवाइड किया गया है इंडिया को, और वो 7 रीजन्स के 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं। कहां कहां हैं वो मैं आपको जियोग्राफिकली दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में और साउथ में। नॉर्थ में दिल्ली में हमारा रीजनल डायरेक्टर है। वेस्ट में मुंबई महाराष्ट्र में। ईस्ट में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, कोलकाता उसकी कैपिटल है, तो यहां पे है। और साउथ में आप जानते हैं तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, तो चेन्नई में है। ये 4 तो आपको पता चल गए कि ये 4 रीजनल डायरेक्टर्स हैं। और अच्छा, ये इस पर्टिकुलर स्टेट में है। जैसे मान लीजिए मैंने मुंबई की बात की, मुंबई महाराष्ट्र में, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि केवल और केवल महाराष्ट्र में ये रीजनल डायरेक्टर अपनी पावर रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुंबई में काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जितने भी स्टेट आएंगे उन सारे स्टेट्स के आरओसी के ऊपर इसी की पावर होगी। ठीक है, वो नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं जो इनकी कैटेगरी में या इनके जुरिसडिक्शन में आएंगे। अब जरा देखिए, एक है ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। यहां एक है, ये कौन सा है? ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मेघालय के शिलोंग में एक रीजनल डायरेक्टर बैठता है। एक डायरेक्टर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में बैठता है। यहां पे गुजरात में अहमदाबाद है, अहमदाबाद। ये कौन सा है? ये नॉर्थ
वेस्टर्न रीजन का है, और साउथ, ये देखिए जरा नीचे, साउथ और ईस्ट इनके बीच में यहां पे आपका तेलंगाना है, तो यहां भी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो यहां भी एक रीजनल डायरेक्टर बैठता है, और ये कौन सा है, ये साउथ ईस्टर्न रीजन का है। तो ये 7 हो गए, मैंने 7 आपको बताए कौन कौन से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये तो 4 पता चल गए आपको। एक आपका मेघालय, शिलोंग, ये कौन सा है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का है। दूसरा साउथ वेस्ट ईस्टर्न रीजन का कौन सा है, तेलंगाना में। और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो गुजरात के अहमदाबाद में है, ये 7वां है। तो इस तरह से 7 रीजन में पूरे इंडिया को बांट करके और 7 रीजनल डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं भारत में, ठीक। और इनके अंदर आरओसीज आते हैं, और इंडिया में टोटल इंडिया में 22 आरओसीज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज करेंटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी कहानी मैंने आपको बताई कि लगभग हर स्टेट में होंगे, और एक स्टेट में 2 आरओसी होते हैं, तो इस तरह से इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। 22 आरओसी आपके इंडिया में काम कर रहे हैं, और एक रीजनल डायरेक्टर के अंदर हो सकता है 2, 3 या 4 या इस तरह से करके आरओसी काम करते हों। सर आरओसी का काम क्या होता है, थोड़ा इसके पे फोकस करिए। आरओसी का काम होता है, आरओसी जो होता है वो मेनली कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, कंपनी को बनाने से लेकर, और कंपनी के साथ साथ एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इनका भी गवर्नेंस आरओसी के हाथ में ही होता है। तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से लेकर के और बाकी सारी जो एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल करनी, उनके डॉक्यूमेंट्स को रखना, अगर पब्लिक रिक्वायरमेंट करती है कि किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को हमें चाहिए तो वो इशू करना, वो प्रोवाइड करना, ये सारे काम आरओसी के पास होते हैं। आरओसी एक तरह से कहिए कि कंपनी का चिट्ठा रखती है, कंपनी की कुंडली रखती है, कंपनी का हॉरोस्कोप जो होता है ना, वो होता है आरओसी के पास, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम और देखते हैं कि क्या बातें और हमारी बची हुई हैं। तो देखिए जरा, अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड आरओसी इन ईच स्टेट, लगभग हर स्टेट में आरओसीज हैं। द कंपनीज हैव टू गेट इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टेट इन विच इट हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। तो भाई कंपनी वही अपनी रजिस्ट्रेशन कराती है जहां रजिस्टर्ड ऑफिस रखना होता है। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन देता है, आरओसी देता है। इज गिवन बाय द आरओसी ऑफ द स्टेट वेयर द कंपनी इज रजिस्टर्ड। अब यहां पे देखिए जरा, एनुअल रिटर्न एंड अदर रिटर्न्स हैव टू बी फाइल्ड विद द रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार। आरओसी सुपरवाइजेज ओवर फंक्शनिंग ऑफ द कंपनीज, कंपनी कैसे काम करती है इन द स्टेट। Thus, ROC maintains what maintains कुंडली, जिसे हम इंग्लिश में हॉरोस्कोप कहते हैं, ऑफ द कंपनी। कंपनी की कुंडली मेंटेन करती है। और इसके बाद आता है रोल किसका, NCLT का। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल 2016 में आई है, इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। और मैंने आपको जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के बीच में डिफरेंस बता दिया है थोड़ा बहुत। कॉन्स्टिट्यूटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2016। इट हैज बिकम फुली ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 15 दिसंबर 2016। 15 दिसंबर 2016 से ये कंप्लीट ऑपरेशन में आ गई और एनसीएलटी अपना वर्क परफॉर्म करने लगी। इसके बाद एनसीएलटी हैज ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमलगमेशन। अब देखिए एनसीएलटी कौन कौन से एरियाज में काम करेगी। अमलगमेशन के एरिया में मर्जर, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड वाइंडिंग अप, ये मेन एरिया हैं जहां पर एनसीएलटी से संपर्क किया जा सकता है इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 15 दिसंबर 2016। इसके अलावा पहले जब कंपनी लॉ बोर्ड हुआ करता था तो कंपनी लॉ बोर्ड को कुछ और भी काम होते थे। तो इनके अलावा ये जो वर्क हमने आपको बताए, इनके अलावा और भी कुछ काम एनसीएलटी को दिए गए हैं ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड। तो इन एडिशन टू इश्यूज relating to the operation and mismanagement, rectification of register of members etc., which were earlier under the company law board,
दिस वर्क वाज ट्रांसफर्ड टू एनसीएलटी ऑन 1 जून 2016। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अगर मान लीजिए सपोज कि कभी एनसीएलटी के दिमाग में कोई बात ऐसी आई, एनसीएलटी से जो ऑर्डर आया वो ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो इन दैट केस डू यू हैव एनी राइट टू अपील फॉर अपर लेवल ऑफ ट्रिब्यूनल? यस, आप अगर एनसीएलटी से सेटिस्फाइड नहीं हैं, उसके ऑर्डर से आप खुश नहीं हैं, तो आपके पास ये पावर है कि आप एनसीएलटी के ऊपर लेवल पे अपील कर सकते हैं, जिसे हम एनसीएलएटी कहते हैं, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो वहां पे जाकर के अपील कर सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर नहीं सेटिस्फाइड हैं तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जरा, अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी will lie with the NCLAT, National Company Law Appellate Tribunal। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बातें बताई, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले मैंने कहा कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर एक बॉडी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी गवर्निंग बॉडी है जो हमें गवर्न करती है ऑल ओवर इंडिया को। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA जिसे कहते हैं शॉर्ट में, वो हमारी एक्चुअल बॉडी होती है जो गवर्न करती है, और उसने कुछ सेक्शन 458 में कुछ बातें ऐसी रखी हुई हैं जिसमें उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे दी है कि आप चाहें तो अपनी कुछ वर्किंग्स किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करती भी है, रीजनल डायरेक्टर को अपने कुछ पावर्स दे देती है। उसके बाद आता है रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर उसके अंदर होता है, रीजनल डायरेक्टर अलग अलग इंडिया के रीजन्स में काम करता है, उसके अंदर कुछ आरओसी आते हैं और उन आरओसीज को गवर्न करने का काम करता है। 7 रीजनल डायरेक्टर इंडिया में अवेलेबल हैं, अलग अलग रीजन में, कहाँ कहाँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न रीजन में ये 7 जो हमारे हैं रीजनल डायरेक्टर वो आते हैं। कहाँ कहाँ, मैं शहर का नाम बता देता हूँ आपको, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, साथ साथ शिलोंग, अहमदाबाद और तेलंगाना। ये जो है ये अलग अलग जगह पे रीजनल डायरेक्टर आपके सिटिंग करते हैं। उसके बाद भारत में कुल मिलाकर के 22 आरओसी हैं जो लगभग हर एक स्टेट में आते हैं, और उन आरओसी का काम क्या होता है? आरओसी का काम होता है कंपनी से रिलेटेड वर्क को परफॉर्म करना, उनके इनकॉर्पोरेशन से लेके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करने से लेकर के एनुअल रिटर्न जो फाइल होती है आरओसी के पास उसको देखना, ये सारे काम होते हैं। और कंपनी की फंक्शनिंग से लेकर रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो आरओसी अपना हैंडल करता है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आई होप कि बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और भी बाकी जो डाउट्स होंगे और भी मुद्दों पर तो हम उसके लिए भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। ठीक है।